हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद नॉलेज गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः एक बार आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम में शिक्षण अभ्यास के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना के विषय में बताने जा रही हूँ। और आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के लिए कक्षा 8 का चयन किया गया है, जिसका प्रकरण लिया गया है क्रिया के भेद। तो आइए समझें कि हिंदी व्याकरण का प्लान किन स्टेप्स को ध्यान में रखकर बनाना होता है। जैसा कि मैं पहले की पाठ्य योजनाओं में भी आपको बता चुकी हूँ कि जब पाठ्य योजना शुरू करते हैं तो पहले पन्ने से जब शुरू करते हैं तो लिखते हैं पाठ्य योजना। उसके बाद एंट्रीज डाली जाती हैं, दिनांक, विषय, प्रकरण, फिर कक्षा, चक्र और अवधि। तो जो भी प्रकरण आप चयन करते हैं वो आप प्रकरण में यहाँ पर लिखते हैं और उसके अलावा और एंट्रीज पूरी करते हैं। डेट तभी डालते हैं जिस दिन आप वहाँ पर शिक्षण कार्य क्लास में करने जा रहे हैं, और जिस भी क्लास के लिए निर्धारित है वो क्लास यहाँ पर लिख दी जाती है। आज का जैसे टॉपिक लिया गया है क्रिया के भेद, तो यहाँ पर प्रकरण में इसे लिख दिया गया है। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य पहले भी मैंने बताया कि सामान्य उद्देश्य हर विषय के निश्चित है और उन सामान्य उद्देश्यों को पाठ्य योजना बनाते समय हमें लिखना होता है। जैसे यहाँ पर हमने हिंदी विषय के सामान्य उद्देश्यों को लिखा है। पहला उद्देश्य है विद्यार्थी दूसरे और स्वयं की लिखित मौखिक भाषा समझ सकेंगे। विद्यार्थी शुद्ध, सरल एवं प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे। विद्यार्थी उचित हाव भाव तथा आरोह अवरोह के साथ वाचन की कला में निपुण हो सकेंगे। विद्यार्थी हिंदी भाषा के प्रति सम्मान का भाव जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थियों में पठन एवं पाठन के प्रति रुचि विकसित हो सकेगी। विद्यार्थी व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान प्राप्त कर उसका शुद्ध उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी भाषा के शुद्ध प्रयोग हेतु व्याकरण के अध्ययन में रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थियों में साहित्य सृजन हेतु प्रेरित हो सकेंगे। विद्यार्थी साहित्य में निहित मूल्यों को आत्मसात कर सकेंगे। इन सामान्य उद्देश्यों को पाठ्य योजना बनाने के समय हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमको विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं कि किन कैटेगरी यानी किन श्रेणियों को हमें विशिष्ट उद्देश्यों में रखना है। तो यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य जो दिखाए जा रहे हैं वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी क्रिया के भेद को प्रत्यास्मरण करके बता सकेंगे। विद्यार्थी क्रिया के भेद को वर्गीकृत कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखा गया है विद्यार्थी क्रिया का अर्थ समझा सकेंगे और विद्यार्थी क्रिया के भेद को समझा सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी क्रिया के भेद को पढ़ने की रुचि विकसित कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य यहाँ पर है विद्यार्थी क्रिया के भेद के ज्ञान को चित्र के माध्यम से विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थी क्रिया के भेद पाठ में निहित ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इस तरह से विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक भाषा में लिखा जाता है, जिससे कि ये अनुमान लगाया जा सके कि विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ने के बाद कितना ज्ञान अपने व्यवहारिक रूप से ले पाएंगे। प्लान के लिए एक चार्ट प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे आगे सहायक सामग्री में लिखा गया है। इसे हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिख लेने के बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जैसा पहले भी बताया गया है कि चार्ट, मॉडल या किसी भी तरह की अन्य सामग्री को हम प्रयोग में ला सकते हैं जिसका हम पढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्रिया के भेद को दर्शाता हुआ चार्ट प्रयोग में लाया गया है जिसे हम यहाँ पर लिख चुके हैं। फिर इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी इससे पहले कौन सा पाठ पढ़ चुके हैं, किस तरह की जानकारी एकत्र कर चुके हैं या किस तरह की जानकारी रखते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं, जिस पर आधारित करके प्रस्तावना प्रश्न को बनाया जाता है और उनके संभावित उत्तर इधर लिख दिए जाते हैं। तो पूर्व ज्ञान में यहाँ पर लिखा गया है विद्यार्थी संख्या एवं सर्वनाम के विषय में पढ़ चुके हैं और इसके प्रस्तावना प्रश्नों को इसी आधार पर बना लिया गया है। इन प्रस्तावना प्रश्नों के उत्तर, संभावित उत्तर विद्यार्थियों से प्राप्त किए जाते हैं कक्षा शिक्षण के समय, और जो समस्यात्मक प्रश्न होता है उसके आधार पर प्रकरण को निकाला जाता है, यानी कि प्रकरण
को तक पहुंचने के लिए समस्यात्मक प्रश्न पूछकर हम प्रकरण तक पहुंचते हैं। कई बार विद्यार्थी प्रस्तावना प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, लेकिन कई बार प्रस्तावना प्रश्न का उत्तर, समस्यात्मक प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों को नहीं पता होता है। तब छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक स्वयं उसका उत्तर देते हुए उद्देश्य कथन कर देते हैं। उद्देश्य कथन करने के पश्चात पाठ का विकास प्रारंभ करते हैं और ऐसा ही पाठ योजना के अनुसार बनाना होता है। पाठ योजना में हमें पाठ के विकास में इन कॉलम्स को ध्यान में रखना होता है: क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। और जब हम इस प्लान को नियोजित करते हैं तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले वही प्रकरण का जो टॉपिक हमने रखा होता है वो आता है और उसका स्पष्टीकरण आता है। तो यहाँ पे रखा गया है क्रिया के भेद। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में उसके बारे में बताया गया है। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया में उसका स्पष्टीकरण किया गया है, जिसे छात्र क्रिया में ध्यानपूर्वक विद्यार्थी सुनेंगे ऐसा लिखा गया है। और विधि प्रविधि में जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं स्पष्टीकरण उसे लिख दिया गया है। जब स्पष्टीकरण करते हैं तो जब यहाँ पे चूंकि प्रकरण था क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद में जितने भी भेद यहाँ पे स्पष्ट करने हैं उनमें से पहला भेद यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है दूसरे शिक्षण बिंदु के रूप में, जिसका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन यहाँ पर लिख दिया गया है। और छात्राध्यापिका क्रिया में यहाँ पर टीचर जो एक्टिविटी कर कर पढ़ाएगा, प्रस्तुतिकरण करेगा, उसे लिखा गया है। छात्र क्रिया में उस एक्टिविटी के माध्यम से विद्यार्थी देखेंगे, समझेंगे, ऐसा लिखा गया है। और विधि प्रविधि में स्पष्टीकरण और चार्ट प्रदर्शन लिख दिया गया है। श्यामपट्ट कार्य अभी कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब चार्ट के माध्यम से जिन उदाहरणों को प्रस्तुत करना है वो यहाँ पे योजना में बता दिए गए हैं। और इस योजना में जो टीचर है वो चार्ट के माध्यम से इन क्रियाओं को दिखाएगा, वहां पर चार्ट के माध्यम से दिखाकर पढ़ाएगा। और इसके बाद जो कॉलम आता है वो है कार्य विश्लेषण, यानी कि कार्य विश्लेषण किया जाएगा जो शिक्षक ने अभी तक चार्ट के माध्यम से दिखाया उसका। और अपेक्षित परिवर्तन में विद्यार्थी उन उदाहरणों का विश्लेषण कर सकेंगे जिन्हें चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पे टीचर प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि उस चार्ट के माध्यम से ही प्रश्नों को पूछ रहा है कि अजय क्या बजा रहा है, अमिता क्या पी रही है, जिसका उत्तर विद्यार्थी यहाँ पर देते हैं। और विधि और प्रविधि में चार्ट प्रदर्शन एवं प्रश्नोत्तर प्रविधि को लिख दिया गया है। इसके पश्चात स्टेप आता है नियमीकरण। नियमीकरण में जो विद्यार्थियों का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है वो है कि विद्यार्थी सकर्मक क्रिया को परिभाषित कर सकेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में अब छात्राध्यापिका परिभाषा निकलवाने का प्रयास करेगी और विद्यार्थी सकर्मक क्रिया को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो विधि ली गई है वो निगमन विधि है। चूंकि उदाहरणों के माध्यम से ही छात्राध्यापिका परिभाषा निकलवाने का प्रयास करेगी, यानी कि नियमों को निकलवाने का प्रयास करेगी और उसके बाद उस परिभाषा को स्पष्ट करेगी। और इस परिभाषा को ही अब श्यामपट्ट कार्य में लिख दिया गया है, यानी कि जो कॉलम श्यामपट्ट कार्य का था वहां पर उस परिभाषा को जब पूरी तरीके से विद्यार्थियों के मध्य स्पष्ट कर लिया गया, उदाहरण के माध्यम से नियम निकलवा लिए गए, तब उन्हें यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया, जिसे बाद में श्यामपट्ट सारांश में भी दिखाना। नियमीकरण के पश्चात चूंकि परिभाषा स्पष्ट हो गई है तो उसे श्यामपट्ट पर भी लिख दिया गया है। तो अब निर्देश एवं निरीक्षण का स्टेप आता है, जिसमें छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर लिखी हुई सकर्मक क्रिया की परिभाषा अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी, ऐसा लिखा गया है। इसके पश्चात अभ्यास कार्य छात्राध्यापिका करवाएगी, जिसे रोलर बोर्ड में लिखकर रखा जाता है और विद्यार्थियों के सम्मुख उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। और उन उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों से जो क्रिया या जो भी तथ्य पढ़ाया है उसके उदाहरणों को करवाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद पुनः पाठ का विकास शुरू करते हैं और जो क्रिया के भेद में दूसरा भेद था उसे यहाँ पर शिक्षण बिंदु के रूप में रखा गया है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में विद्यार्थियों क्या समझ पाएंगे इसके बारे में लिख दिया गया है।
और छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया में ये जो क्रिया टीचर के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी पुनः चार्ट के माध्यम से, वो यहाँ पर लिखी गई है। यानी कि चार्ट के माध्यम से जो उदाहरण वो प्रस्तुत करना चाह रही हैं उनको लिखेंगे और उनका स्पष्टीकरण भी देंगे। छात्र क्रिया में विद्यार्थी आक्रामक क्रिया के उदाहरण देखेंगे और समझेंगे, ऐसा प्रस्तुत किया गया है। विधि प्रविधि में प्रदर्शन और दृष्टांत विधि रखी गई है। श्यामपट्ट कार्य भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। टीचर के द्वारा प्रस्तुतिकरण करने के बाद अब यहाँ पर पुनः कार्य विश्लेषण का स्टेप आ जाता है। कार्य विश्लेषण में विद्यार्थियों का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन फिर दिया गया है, यानी कि कार्य विश्लेषण करने के पश्चात विद्यार्थी क्या सीख पा रहे होंगे। फिर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया में उन प्रश्नों को रखा गया है जो टीचर पूछेगा, यानी कि चार्ट को दिखाकर जो पहले उसने स्पष्टीकरण किया था उसको देखकर प्रश्न करेगा। तो विद्यार्थी उत्तर देंगे और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। नियमीकरण अब किया जाएगा। नियमीकरण यानी कि जिन उदाहरणों से प्रश्न पूछे गए उन उदाहरणों से विद्यार्थी क्या समझ पा रहे हैं, यानी कि किन नियमों को निकाला जा रहा है और उन नियमों के आधार पर क्या परिभाषा हो रही है, निकल रही है, ये टीचर के द्वारा समझाया जाएगा। छात्र क्रिया में चूंकि जिन प्रश्नों को पूछा जाएगा उनको उनके उत्तर संभावित उत्तर विद्यार्थी देंगे, ऐसा लिखा गया है यहाँ पर। और विधि प्रविधि में निगमन विधि प्रश्नोत्तर स्पष्टीकरण दिया गया है। और श्यामपट्ट कार्य में पुनः यहाँ पर वो परिभाषा आ जाएगी जो यहाँ पर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने के बाद निकल कर आएगी, यानी कि विद्यार्थी जिस तथ्य को समझ पा रहे होंगे, जो तथ्य उन्हें स्पष्ट किया होगा, वो परिभाषा यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य के रूप में लिख दी जाएगी, जो कि बाद में श्यामपट्ट सारांश में दिखाई जाएगी। एक बार पुनः फिर निर्देश एवं निरीक्षण आ जाता है, क्योंकि परिभाषा को बोर्ड पे लिख चुके हैं तो उसे कॉपी में बच्चे उतार सके, इसके लिए टीचर उन्हें निर्देश देता है कि वो बोर्ड पर लिखे हुए परिभाषा को अपनी कॉपी में उतारें और स्वयं वो कक्षा का निरीक्षण करेंगे। फिर अभ्यास कार्य दिया जाएगा। अभ्यास कार्य छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो भी होंगे वो विद्यार्थियों से करवाएंगे, पूछेंगे और उनको हल करने को बोलेंगे। जो श्यामपट्ट कार्य के रूप में पाठ्य योजना के अंतर्गत दिया गया था, इसे सबसे बाद में श्यामपट्ट सारांश के रूप में लिख दिया जाता है और ये योजना में बाद में आ जाता है, जिसमें उसी तरीके से एंट्रीज लिखते हैं और दोनों जो भेद की परिभाषाएं स्पष्ट की हैं वो दोनों बोर्ड पर आ जानी चाहिए। उसका एक एक उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरह से श्यामपट्ट सारांश विकसित करना होता है। श्यामपट्ट सारांश के बाद पुनरावृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर खाली जगह भरिए ऐसे प्रश्न रखे गए हैं और इनमें विद्यार्थियों को बताना होगा कि कौन सी क्रिया आ रही है, यानी कि क्रिया के भेद में कौन सी क्रिया यहाँ पर लग रही है। ऐसा कई बार कोशिश करते हैं कि ये प्रश्न रोलर बोर्ड में ही लिख कर रखते हैं और कक्षा शिक्षण के समय अंत में उसे वहां पर दिखाकर प्रश्नों को पूछ लेते हैं। पुनरावृत्ति के पश्चात गृह कार्य लिखना होगा। जो पाठ हमने पढ़ाया उस पाठ में जो भी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त गृह कार्य होगा उसे यहाँ पर प्रश्न के रूप में दिया जा सकता है। और फिर आता है संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ यानी कि उस पुस्तक का नाम लिखेंगे जिसके आधार पर इस पाठ्य योजना का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से यदि पाठ्य योजना को हम देखें तो व्याकरण की पाठ्य योजना बनाने के लिए हम इन स्टेप्स को ध्यान में रख सकते हैं और इन स्टेप्स को ध्यान में रखकर हम व्याकरण का किसी भी तरीके का प्लान बना सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरीके की समस्या आती है, यदि प्लान में कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, इस पर प्लान कैसे बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाल सकते हैं, जिससे कि उस पर भी प्लान प्रस्तुत किया जा सके।